हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक और आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके विज्ञान में 7 पार्ट हैं और इस वीडियो में 1 से लेकर 7 पार्ट तक के सारांश को मैंने डिस्कस किया है। तो इसी वीडियो से आपके बहुविकल्पीय, अतिलघु और लघु उत्तरीय आने वाले हैं। तो 70% इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो कम समय के लिए आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, पहले पार्ट की। पहले पार्ट में जो हेडिंग है वो हम पढ़ते हैं सजीव वस्तुएं। सबसे पहला, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? अभी आप जानते हैं जिनमें जीवन होता है वह सजीव वस्तुएं होती हैं। आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जीवन होता है। इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है, जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है, जिससे ऊतकों का निर्माण होता है। तो ये अतिलघु में भी आ सकता है या बहुविकल्प में भी आ सकता है। ऐसे पूछ लेंगे कि जिनमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे: सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। तो सजीव वस्तुएं पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंग प्रणाली किसे कहा जाता है? अंग प्रणाली किसे कहा जाता है? तो जब सभी अंग एकीकृत इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं तो उसे अंग प्रणाली कहा जाता है। इस तरह से भी आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं हैं, उनमें जीवन की विशेषता अनुपस्थित रहती है। इनमें जीवन का कोई विशेष गुण जैसे प्रजनन, वृद्धि एवं विकास, श्वसन, वे सांस नहीं लेते हैं, बढ़ते नहीं हैं, अपने जैसे दूसरे जीव जंतु उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, प्रजनन नहीं है और उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है और उनमें गति नहीं होती है, जैसे निर्जीव, जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है आपका प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है, मतलब प्रकृति हमसे उसका कोई भी चार्ज नहीं लेती है और जिनका प्रयोग हम उनमें बिना कोई परिवर्तन किए कर सकते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। अतिलघु में पूछ लेगा कि प्राकृतिक वस्तुओं का जो को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, समाप्त ना होने वाली और समाप्त होने वाली। समाप्त ना होने वाली में क्या है? वायु है, हवा है। वायु कभी भी समाप्त नहीं होगी, मिट्टी कभी समाप्त नहीं होगी, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब समाप्त होने वाली से वन है, पेड़ पौधे। हम रोजाना गांव के लोग जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं तो उसमें वो समाप्त हो जाएंगे एक दिन। जीव जंतु भी समाप्त हो जाते हैं। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये समाप्त होने वाले होते हैं। फिर आता है आपका मानव निर्मित वस्तुएं। अब मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? जो मानव अपनी बुद्धि और कौशल की मदद से बनाता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं वह होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपने बुद्धि एवं कौशल से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे और जंतुओं में समानताएं क्या है? एग्जाम में पूछ लेगा। लघु में भी आ सकता है, अतिलघु में भी। तो पौधे और जंतुओं में समानताएं क्या होती है? देखिए, पौधे जो होते हैं वो सांस लेते हैं, जंतु भी सांस लेते हैं, दोनों सजीव प्राणी होते हैं, दोनों बढ़ते हैं। तो पौधे और जंतु दोनों सजीव प्राणी होते हैं। ये भोजन, श्वास, वृद्धि, गतिशील पुनरुत्पादन करते हैं तथा अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और जंतुओं में विभिन्न समानताएं हैं। आप अपनी ओर से भी इसमें लिख सकते हो। फिर आता है, जंतुओं में पर्यावरणीय अनुकूलन को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन। तो अनुकूलन से तात्पर्य क्या है? अनुकूलन से तात्पर्य किसी पौधे या जंतु प्रजातियों के मध्य वह परिवर्तन है जिसके माध्यम से वे विशिष्ट वातावरण में अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। ये परिवर्तन भौतिक या व्यवहारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? जंतुओं में पर्यावरण अनुकूलन, दूसरा पौधों में पर्यावरण अनुकूलन। अब पौधों में पर्यावरण अनुकूलन क्या होता है? पौधों में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एवं विकास करने के लिए अनुकूलन सहायक होता है। पौधे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पर विकास करते हैं, बड़े होते हैं। तो ये अनुकूलन पौधों के लिए विभिन्न स्थानों में जीवित रहने हेतु कठिन हो सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं परंतु दूसरे स्थान पर नहीं। भाई, पर्यावरण का अनुकूल होना जरूरी है। मान लो कैक्टस का प्लांट है, वो कहीं पर पैदा होता है, कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। चाय की खेती है, असम में होती है और यहाँ पर यूपी में नहीं होती। इस तरह से ही पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए उस पौधे के लिए। जैसे यहाँ पर कैक्टस को आर्कटिक क्षेत्रों में नहीं देख पाएंगे और ना ही हम घास के मैदानों में अत्यधिक लंबे वृक्ष देखेंगे। पौधों में अनुकूलन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन और व्यवहारात्मक अनुकूलन। उसके बाद पौधीय अनुकूलन के क्षेत्र क्या हैं? पौधीय अनुकूलन के क्षेत्र,
पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे जो पेड़ हैं अलग अलग तरह के, वो अलग अलग समन्वय बैठाते हैं पर्यावरण के अनुसार। पौधीय अनुकूलन के क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधीय अनुकूलन, प्राकृतिक मैदानी क्षेत्र में पौधीय अनुकूलन, टैगा प्रदेश में पौधीय अनुकूलन, जलीय क्षेत्र में पौधीय अनुकूलन एवं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पौधीय अनुकूलन हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। वनस्पति जगत क्या होता है? जैव विकास के दौरान जीवधारियों में बहुकोशिकीयता विकसित होने पर उनकी शरीर रचना जटिलता आती गई। क्या मतलब इसका? जब जैव विकास होता है भाई, वनस्पति जगत कोई भी पेड़ है, जब वो बड़ा होगा तो जीवधारियों में बहुकोशिकीय विकसित होने पर उनके अंदर कोशिकाएं विकसित होती हैं, बड़ी होती हैं, तो उनकी जो शरीर रचना है उसमें जटिलता आ जाती है, मतलब कठिनाई आ जाती है। पादप एवं जंतु जगत दोनों को बाह्य और आंतरिक रचना में पर्याप्त विविधता परिलक्षित होती है। वनस्पति जगत यही है। अब पौधे के विभिन्न भाग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, पौधे के विभिन्न भाग क्या है और उनके कार्य क्या है। अति लघु में भी आता है ये, और लघु में भी, और आपके बहुविकल्पी में भी। तो कौन कौन से हैं पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य क्या क्या हैं? देखिए, पौधों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग में? प्रथम भाग आपका मूल तंत्र कहलाता है। पौधों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मूल तंत्र और दूसरा है आपका प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र क्या है? जो प्रायः भूमि के अंदर का भाग होता है उसे हम मूल तंत्र कहते हैं। अंतर्गत पौधे के जड़ वाला भाग आता है। और प्ररोह तंत्र जो भूमि के ऊपर का वायवीय भाग होता है, मतलब पौधे के भूमि के नीचे का भाग आपका मूल तंत्र कहलाता है, और जो ऊपर का भाग है वो वायवीय भाग होता है, उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो दो भाग होते हैं इसके, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में पौधे का तना और पत्तियां आती हैं, और उसमें मूल तंत्र में जड़ आती हैं। भाई जमीन के नीचे जड़ें तो होती है। अगला है जड़। क्या है जड़? जड़ क्या होती है आपको पता है? बीज के मूलांकुर से विकसित होने वाला भाग जड़ कहलाता है। जो बीज होता है, कोई भी बीज आप बोते हैं तो उसमें जो निकलता है उसको जड़ कहते हैं। जड़ें क्या काम करती हैं? लवण को अवशोषित करने का काम होती हैं, और जो खाद्य पदार्थ हम पेड़ों में देते हैं, पौधों में, वो संपूर्ण पेड़ के प्रत्येक भाग को पहुंचाने का काम करती है जड़। पौधे की भूमि में स्थिरता और भूमि जल तथा लवणों को अवशोषित करने का प्रमुख कार्य करती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूसला जड़ें और अपस्थानिक या जकड़ा जड़ें। मूसला जड़ें केवल मूलांकुर से विकसित होती हैं, जबकि जकड़ा जड़ें पौधे के किसी भी अन्य भाग से उत्पन्न हो सकती हैं। जड़ के 4 क्षेत्र होते हैं: मूलगोप, वर्धन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। दोबारा सुनिए, मूलगोप, वर्धन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र। जड़ें पौधे के अन्य कार्यों में सहायता देने के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित होती हैं। जड़ें पौधे के अन्य कार्यों में, भाई पौधे के और भी कार्य होते हैं, तो उसमें सहायता देने के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेम, तना। तना क्या होता है? तना बीज के प्रांकुर से विकसित होने वाला पौधे का वह भाग है जो भूमि से बाहर की ओर विकसित होता है। क्या मतलब इसका? तना बीज का प्रांकुर से विकसित होने वाला पौधे का वह भाग है जो भूमि से बाहर की ओर, प्रकाश की ओर विकसित करता है। भाई जड़ है, जड़ से ऊपर क्या होता है? तना ही होता है। वो प्रकाश में होता है, जड़ अंधेरे में होती है। तो तने में पर्व संधियाँ, पर्व, पत्तियाँ, फूल आदि भी लगते हैं। तने मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: दृढ़ तने, बहिर्वर्धी चीड़, लीनाक्ष, स्तंभ, खरबूज, कलम, गन्ना या पुष्पदंड प्याज के रूप में होते हैं। कमजोर तने ट्रेलर्स, क्रीपर, क्लाइंबर, मटर, अंगूर के रूप में होते हैं। तने पौधे के लिए विविध कार्य हेतु अनेक रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। भाई कोई भी कार्य हो उसमें तना मदद करता ही है। पत्ती की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पत्ती क्या होती है? पत्ती जिसको आप लीव्स बोलते हैं। एक पत्ती तो लीव और ज़्यादा पत्ते हैं लीव्स। पत्ती तने की पर्व संधि से निकली चपटी एवं प्राय हरे रंग की रचना होती है। तो आपको पता ही है, हरे रंग की होती है पत्ती। पत्ती के कक्ष में एक कलिका होती है। पत्ती पौधों के लिए मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। पत्ती क्या कार्य करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, जो भोजन बनाने में सहायक होती है पेड़ के लिए। पत्ती के 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। दोबारा सुनिए, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक।
फलक। पर्णाधार के अक्ष में कलिका एवं कभी कभी अनुपत्र होते हैं। पत्ती सवृंत या अवृंत हो सकती है। पर्णफलक में शिराएं होती हैं। शिराओं की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे शिराविन्यास किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे शिराओं की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। शिराओं की व्यवस्था को शिराविन्यास कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता। क्या क्या उपयोगिता, ये तो आपको पता है लेकिन फिर भी लिखना कैसे देख लीजिए। पौधे और जंतु क्यों उपयोगी, क्यों जरूरी है। पौधे क्या करते हैं, देखिए पौधे भोजन, दवाइयाँ, कागज, रबर, लकड़ी, कपास, फाइबर, इत्र जिसको परफ्यूम बोलते हैं, प्रदूषण रोकने में सहायक, खाद आदि रूपों में उपयोगी हैं पौधे। ठीक है, पौधों का खाद भी बनाया जाता है और प्रदूषण रोकने में आपने देखा होगा जो सड़कें होती है वहाँ पर पौधे लगा दिए जाते हैं जो प्रदूषण को रोकते हैं। लकड़ियाँ बनाई जाती हैं पौधे से, कॉपी जो कागज होता है वो बनाते हैं, रबर, दवाइयाँ, भोजन, औषधियाँ। ठीक है, ये सब पौधों से बनाए जाते हैं। जीव जंतु क्या होते हैं, जीव जंतु भोजन, परिवहन, सुरक्षा एवं मनोरंजन, ऊन एवं रेशम, चमड़ा, शहद एवं मोम के लिए उपयोगी है। अब पौधों के विभिन्न प्रकार का रूपांतरण आपको पढ़ना है। पौधों के विभिन्न प्रकार भागों का रूपांतरण। विभिन्न प्रकार के पौधे अपनी क्रियाओं एवं ऊर्जा संचय के आधार विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण कर लेते हैं। ये पौधे भोजन निर्माण, मजबूत पकड़, ऊर्जा संचय के अनुरूप निम्नलिखित भागों में रूपांतरण करते हैं। जड़ों के रूपांतरण, तने के रूपांतरण और पत्तियों के रूपांतरण। अब जड़ों का रूपांतरण हम पढ़ते हैं। जड़ का कार्य क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जड़ का रूपांतरण क्या है, सामान्यतः जड़ पौधे के लिए जल एवं लवणों का अवशोषण एवं पौधे की भूमि में पकड़ बनाए रखने का कार्य करती है, किंतु कुछ पौधों की जड़ें पौधे के लिए उक्त कार्यों के अलावा अन्य विशिष्ट कार्य भी करती हैं। जड़ें और कार्य भी करती हैं, जैसे इन विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जड़ों में रूपांतरण होता है। जैसे दो तरह की जड़ होती है ना आपकी, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण होता है और अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण भी इसमें होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तने के रूपांतरण की। तने का रूपांतरण। अनेक वर्षों तक जीवित रहने के लिए पौधे का कुछ भाग भूमि के अंदर सुरक्षित रहता है। पौधे का कुछ भाग भूमि के अंदर सुरक्षित रहता है, मतलब जड़ से नीचे का भाग। जैसे भूमिगत तने, जड़ के जो नीचे जड़ जैसी होती है, जड़ नीचे चली जाती है, ठीक है, फिर तना निकलता है उसमें, जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं। तनों पर कलिकाएं खिलती हैं। इन तनों के विभिन्न रूपांतरण होते हैं, जैसे भूमिगत रूपांतरण, भूपृष्ठीय रूपांतरण और वायवीय रूपांतरण। अब ये पत्तियों के रूपांतरण है, ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पाठ आपका 3, पाठ 3। देखिए कितने छोटे छोटे सारांश हैं आपके, इनको पढ़ लीजिए, काफ़ी मदद देंगे एग्जाम में। ये टाइम आपके पास कम है तो। पौधों में प्रजनन सबसे पहले हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रजनन का क्या मतलब है, जीव जंतुओं का या मनुष्य का अपने ही जैसा कोई प्राणी उत्पादित करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है जी। जनन द्वारा कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। पौधे के द्वारा अपने नए पौधों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। पौधे का प्रमुख जनन अंग पुष्प होता है। क्या होता है, पौधे का प्रमुख जनन अंग पुष्प होता है। इसमें 2 युग्मक नर एवं मादा होता है जो मिलकर एक नए पुष्प का निर्माण करते हैं। मतलब नर और मादा मिलकर एक नए फूल का पुष्प का निर्माण करते हैं। पौधे में प्रजनन 2 प्रकार से होता है। अति लघु में पूछ लेता है ये कौन कौन से प्रकार से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनक पौधों द्वारा अपनी लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। दोबारा सुनिए, जनक पौधों द्वारा मतलब जो रिप्रोडक्शन करते हैं उन पौधों के द्वारा लैंगिक कोशिकाएं या युग्मकों का प्रयोग करके नए पौधों को जन्म देना लैंगिक प्रजनन कहलाता है। पुष्प के विभिन्न कार्य क्या हैं और उनके भाग क्या क्या हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, परागण भी और नए बीज बनाने की प्रक्रिया भी। तो पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, पुष्प के विभिन्न भाग हैं और उनके कार्य हैं। पुष्प आधार, बाह्य दल, पंखुड़िया, पुंकेसर, अंडप या कार्पेल। नए बीज बनने की प्रक्रिया, नए बीज बनने की प्रक्रिया। तो नए बीज बनाने के क्रम में परागकण में मौजूद
नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मों से मिलते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, परागकण और निषेचन। दोबारा देखिए इसको क्या है, नए बीज बनने की प्रक्रिया। नए बीज बनाने में के क्रम में परागकण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं, मतलब नर और मादा युग्मक मिलते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, परागण और निषेचन। अब परागण क्या है, जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आ जाता है। पुंकेसर, ठीक है, ये नरभाग है। जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आ जाता है तो इसे परागण कहते हैं। जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो इसे परागण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागण के कारण ही नर युग्मक मादा युग्मकों के साथ मिल पाता है। परागण मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों जैसे कीटों, हवा और पानी से होता है। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण, सदाबहार, गुलमेहंदी, मूंगफली या खट्टी बूटी। परपरागण क्या है, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे संकर परागण या परपरागण कहते हैं, जैसे सूरजमुखी, गेंदा, साल्विया इत्यादि। ठीक है। परपरागण कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा भी ये होता है। अब हम बात करते हैं निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन। परागण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। परागण के बाद अगला चरण निषेचन होता है। इस चरण में पराग के जो कण होते हैं, पराग कणों में उपस्थित नर युग्मक बीजांड में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं, स्टिग्मा क्या है, जो नर से दूसरा मादा है, ठीक है, उसमें स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं और खुलकर विकसित परागनली में पहुंच जाते हैं। बीजांड में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे बनते हैं। इसे निषेचित अंडा युग्म नज या जायगोट भी कहते हैं, ZYGOTE, जायगोट भी हम इसको बोलते हैं। फलों और बीजों का बनना हम पढ़ते हैं, फलों और बीजों का बनना। बीजाणु में निषेचित अंडा कई बार विभाजित होता है। बीजाणु में निषेचित अंडा कई बार विभाजित होता है और भ्रूण बनता है। बीजाणु के चारों तरफ कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे यह बीज में विकसित हो जाता है। पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का स्वरूप लेता है। फूलों के अन्य हिस्से जैसे बाह्यतल, पुंकेसर, स्टिग्मा और वर्तिका सूखकर गिर जाते हैं। ठीक है। बीजों का अंकुरण क्या है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। बीजों का अंकुरण, जब बीज को पानी, हवा, मिट्टी आदि मिलती है तभी वे नए पौधे के रूप में विकसित होना शुरू कर देते हैं। एक बीज को विकास की शुरुआत बीजों का अंकुरण कहलाता है। भाई जब कोई बीज है, फसल बोते हैं आप, तो बीज को मिट्टी में दबाते हैं और वहाँ पर पानी, नमी भी होती है, वहाँ पर हवा भी चलती है, तो वो विकसित होता है और उससे ही हम बीजों का अंकुरण कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन, डिस्पर्जन। बीजों को जनक पौधे से दूर ले जाकर रोपित करने के लिए एवं इन्हें इसके निषेचन के लिए विभिन्न कीटों एवं पौधों आदि की सहायता ली जाती है। इन कीटों द्वारा बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की क्रिया को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती, एकल से बनता है। ठीक है। पादपों में अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, कलिकोत्पादन, खंडन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। अब हम पढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से, कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़, पत्ती का प्रयोग नए पौधों को उगाने में किया जाता है। हरी घास, बायोफाइलम, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियां तथा पत्र
प्रकलिकाओं द्वारा कायिक जनन होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से से नए पौधे को उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आसान भाषा में समझिए, पुराने पौधों के हिस्सों से, ठीक है, पुराने पौधों के हिस्सों से नए पौधे को उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कृत्रिम कायिक प्रजनन क्या है? कृत्रिम कायिक प्रजनन क्या है? जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है तो उसे कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग करके, मतलब वो प्राकृतिक नहीं होती है, मानव निर्माण द्वारा होती है। मानव निर्मित पद्धति का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है, उसे कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। जैसे पौधों के कृत्रिम प्रवर्धन की 3 सामान्य विधियाँ: कलम लगाना, लेयरिंग लगाना और ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 का सारांश, 3 पार्ट आपके हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7 आपके बचे हैं। इनको पढ़ लीजिए जल्दी से। भौतिक मापन क्या है? ये फिजिक्स का आपका पार्ट है। भौतिक मापन क्या होता है? बहुत ईजी है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने के लिए मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। भौतिक मापन की आवश्यकता स्वास्थ्य निदान और उपचार की सुरक्षा, ऊर्जा मूल्य और गैस की मात्रा को मापने, खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए होता है। अब भौतिक मापन की विधियाँ क्या है? अति लघु में कई बार पूछा गया है ये। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियाँ हैं: CGS, FPS, MKS और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। CGS, FPS, MKS और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। भौतिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स। SI प्रणाली के 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। SI प्रणाली में 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी हैं, समतलीय कोण और घन कोण। SI के 2 संपूर्ण मात्रक भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं? मापन में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो मापन में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण जैसे अल्टीमीटर, ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र, ऊंचाई नापता है ये। अमीटर, ये विद्युत धारा मापता है। एनीमोमीटर, ये वायु वेग का मापन मापता है कि वायु जो है वो कितनी गति से चल रही है। ऑडियोफोन, ये सुनने की शक्ति सुधारता है, जैसे श्रवण शक्ति, ऑडियोफोन। बाइनाक्यूलर, दूर की वस्तुओं को देखना, बाइनाक्यूलर की सहायता ली जाती है। और बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब का मापन क्या है? बैरोग्राफ, वायुमंडल का दाब मापा जाता है। अगला है रेन गेज। क्या होता है? वर्षा जल की मात्रा को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आज 55 मिलीमीटर वर्षा हुई है, आज 50 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो इस तरह की जो वर्षा मापी जाती है, वर्षा कितनी हुई है, ये वर्षा का मात्रक होता है रेन गेज। वर्षा जल की मात्रा को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। रेन गेज को हिंदी में वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। रेन गेज 4 प्रकार के होते हैं: ग्रेजुएट सिलेंडर, टिपिंग बाल्टी, वजन गेज और ऑप्टिकल रेन गेज। अब हम बात करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर तापमान को मापने का एक उपकरण है। थर्मामीटर तापमान को मापने का उपकरण है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है कि तापमान ठंड में ज़्यादातर होता है 10-12 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें तापमान को सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना के अतिरिक्त फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1714 में बनाया। अब कई तरह के थर्मामीटर मिलते हैं। एनालॉग और डिजिटल थर्मामीटर के 2 प्रकार हैं। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले किसने बनाया और कब बनाया? तो ये बनाया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने, तभी इसका मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है। पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1714 ईस्वी में बनाया था। एनालॉग और डिजिटल अब इसके प्रकार हैं। गति, नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति। ये भी आपका फिजिक्स का है।
गति क्या होती है? जब किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदलती है। जब किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह गतिमान अवस्था में होता है। अतः जैसे किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति मोशन कहते हैं। गति या मोशन, पिंड की स्थिति को गति के विभिन्न प्रकार होते हैं। रेखीय या स्थानांतरण गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप्य गति, लुढ़कन गति, आवर्ती गति। मान लो कोई वस्तु है, उसको आपने धक्का मारा, वो हिल गई तो वो गति होती है। आप खड़े हैं या बैठे हैं, फिर आप एकदम से उठ गए तो वो गति है। न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं? न्यूटन के गति के नियम, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। एग्जाम में पूछ लेगा कि न्यूटन ने जिस पुस्तक में गति के नियमों का उल्लेख किया है उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया, इसलिए इनके सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। गति के 3 नियम हैं, जो जड़त्व का नियम पहला नियम, संवेग का नियम दूसरा नियम है, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये तीसरा नियम है। गति का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम क्या होता है? तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाह्य बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब क्या है? मान लो आपके पास कोई कुर्सी रखी है तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक आप उस पर बल ना लगा दें। जब तक आप उसको हाथ से धक्का ना लगा दें या हवा से वो हिल ना जाए तब तक वो गति में ही रहेगी। विराम की हम बात करते हैं। विराम में कोई वस्तु मान लो चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए। जैसे कोई बॉल है, कोई गेंद है, हमने गेंद लुकाई तो उस पर जब घर्षण बल लगेगा तभी वो रुकेगी, वरना वो नहीं रुकेगी। गति का नियम तथा संवेग का नियम दूसरा नियम है ये। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। गति का तीसरा नियम क्या है? प्रतिक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई मनुष्य तैरता है तो मनुष्य पानी को धक्का मारता है, मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है तैरते समय और पानी उसको आगे की ओर धकेलता रहता है, इसलिए मनुष्य पानी में आगे बढ़ता रहता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बल। बल क्या होता है? फोर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भौतिकी में बल एक सदिश राशि है। पूछ लेगा एग्जाम में बल एक कैसी राशि है? तो भौतिकी में बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के नियम के अंतिम भाग पर यदि हम ध्यान दें तो बल की साधारण भाषा स्पष्ट हो जाएगी। कैसे? बल वह कारक है जिससे किसी वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब बलों के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। कौन से होते हैं बलों के प्रकार? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल और घर्षण बल। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m गुणा a। बल F m द्रव्यमान मास और a एक्सीलरेशन त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसका मात्रक न्यूटन होता है। चाल क्या है? स्पीड इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, चाल। तो चाल का सूत्र तो ये होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो दैनिक जीवन में तथा शुद्ध गतिकी में किसी वस्तु की चाल इसके वेग का परिमाण है। वेग का परिमाण है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, औसत चाल और आपेक्षिक चाल। तो अब हम पार्ट 6 के सारांश की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 6 में पदार्थ, ये आपका रसायन विज्ञान का है, ठीक है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है व जिससे द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह को घेरता है या उसमें कुछ वजन होता है।
पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कौन से होती है? जैसे बर्फ हुआ, द्रव पानी की वाष्प हुई, गैस एलपीजी सीएनजी वगैरह ये गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में पदार्थ प्लाज्मा, अति तरल, अति ठोस आदि अन्य अवस्थाएं भी ग्रहण करता है। पदार्थ की सामान्य परिभाषा है, क्या है? देखिए ये आपको याद करनी है। ऐसी वस्तु जो कुछ द्रव्यमान तथा आयतन रखता हो पदार्थ कहलाता है। ऐसी वस्तु जो कुछ द्रव्यमान या आयतन, द्रव्यमान तथा आयतन रखता हो, दोनों रखता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। मतलब वो जगह भी घेरना चाहिए और उसमें कुछ वजन भी होना चाहिए। पदार्थ की अवस्थाएं की हम बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ को संरचना के आधार पर दो अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक के आधार पर तीन समूह में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठोस क्या है? ठोस में कणों के बीच अंतराणु स्थान कम होता है। ठोस में कणों के बीच अंतराणु स्थान कम होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। आकर्षण बल होने के कारण ठोस के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी, ये सब आपके ठोस के उदाहरण हैं। द्रव, लिक्विड, जैसे पानी, तेल। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होते हैं, अतः ये कम आकर्षक होते हैं, अतः कण गतिमान होते हैं। इनका निश्चित आकार नहीं होता, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। इनको जैसे बर्तन में रखोगे वो वैसे ही हो जाएगा, अर्थात इसे जिस आकार में ढाल दें उसी में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन एक निश्चित होता है। गैस की हम बात करें, गैस क्या होती है? गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के तीन प्रकार हैं, द्रवणांक, हिमांक और वाष्पीकरण। द्रवणांक क्या होता है? मेल्टिंग, पिघलना, इसको हम द्रवणांक बोलते हैं। गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करो तो वो द्रव में बदल जाएगा। तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष ताप पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। मतलब जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए उसे द्रवणांक कहते हैं। हिमांक क्या होता है? हिमांक होता है जमना, फ्रीजिंग। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। जैसे पानी है, पानी को आप फ्रिज में रख दोगे, पानी को किसी बर्तन में आपने फ्रिज में रख दिया और फ्रिज चालू कर दिया, रेफ्रिजरेटर चालू कर दिया, तो इतना ठंडा उसमें तापमान आप कर दोगे, बहुत कम कर दोगे तो वो जम जाएगा, तो उसको ही हिमांक कहते हैं। वह विशेष दाब जिस नियत ताप पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, वाष्पन और क्वथन। नेक्स्ट है पदार्थों में विलयता। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहा जाता है। जिस प्रकार विलेय पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार विलायक भी ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। विलेय को विलायक में घोलने से विलयन प्राप्त होता है। किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है उसे ही विलेय की विलेयता कहते हैं। मिक्सचर, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। क्या मतलब है? कोई ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर, जैसे चीनी है और चाय पत्ती है, आप उसको एक जगह मिला दोगे तो वो मिश्रण बन जाएगा। चाहे चीनी कितनी ही हो और चाय पत्ती कितनी ही ज़्यादा हो, उनको मिला दो तो मिश्रण बन जाता है। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। मिश्रणों का पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण मतलब सेपरेशन, कैसे अलग किए जाते हैं।
किसी मिश्रण से उसके तत्वों को अलग करना, किसी मिश्रण से उसके तत्वों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। मान लो एक जगह क्या है, आपने चावल मिल गए, एक जगह गेहूँ मिल गए, उनको अलग अलग करना है, तो इस क्रिया को पृथक्करण हम बोलेंगे। पृथक्करण की विधियाँ क्या है? फटकना, फटकते हैं, ओसाना, बीनना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, तलछट्टीकरण, छानना, भारण, अपकेंद्रण, वाष्पन, आसवन, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीकरण, ये सब पदार्थों को अलग करने की, पृथक करने की विधियाँ हैं। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 7, वर्षा जल संचयन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को किसी विशेष माध्यम से संचय करने या एकत्रित करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। क्या मतलब है? वर्षा के जल को किसी विशेष माध्यम से संचय करने की, वर्षा का जल है, हमें उसको इकट्ठा करना है, तो उसको हम वर्षा जल संचयन कहते हैं। मान लो हमने एक टंकी रख दी, टैंक जिसको टैंक बोलते हैं, ऊपर रखा जाता है टैंक घर के ऊपर पानी भरने के लिए, आपने वही रख दिया खोल के, और उसको हम यूज़ में ले आए, जो उसमें वर्षा का पानी गिरा, हमने उसको यूज़ कर लिया, उसको भी हम वर्षा जल संचयन कह सकते हैं। मतलब वर्षा का पानी आपको यूज़ करना है, इकट्ठा करना है, उसको संचयन कह देंगे। वर्षा जल संचयन बंद या बेकार पड़े कुओं द्वारा, बंद पड़े चालू नलकूप के द्वारा, पुनर्भरण पीट या गड्ढा द्वारा, पुनर्भरण खाई द्वारा, गुरुत्वीय शीर्ष पुनर्भरण कुएं द्वारा, पुनर्भरण शाफ्ट द्वारा किया जाता है। विद्युत चुंबकीय बल का मॉडल क्या है? देखिए, विद्युत चुंबकीय बल का मॉडल, जब कोई पदार्थ रगड़ने पर सिर्फ थोड़े समय के लिए आवेशित स्वभाव दिखाता हो तो इस घटना को विद्युत आवेशन कहा जाता है। जैसे आप अपने बालों से कंघा रगड़ते हो, या बालों से आप स्केल रगड़ते हो, स्केल हो ना, लाइन खींचने वाला पटरी, बालों से आप स्केल को रगड़ो, और फिर उस स्केल से आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर टच करो, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस स्केल पर चिपक जाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे, इसको ही विद्युत आवेशन कहा जाता है। जैसे कंघी, गुब्बारे, नायलॉन कपड़े आदि। निरंतरता ना होने से इसे स्थिर विद्युत आवेश कहा गया। विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। धन तथा ऋण आवेश क्या है? किसी वस्तु को रगड़ने पर वह आवेशित हो जाती है, परंतु विभिन्न पदार्थ का आवेश भिन्न प्रकार का होता है। डोरबेल की संरचना क्या होती है? डोरबेल में धातु का खोखला सिलेंडर होता है। क्या होता है? डोरबेल में धातु का खोखला सिलेंडर होता है, जिसे दो वर्गों D1 और D2 में विभाजित किया जाता है, जो एक रिक्त कक्ष में संलग्न होते हैं। इनको डीज कहते हैं। ये डीज विद्युत चुंबकत्व का कार्य करते हैं। इनको सतत AC द्वारा प्रदान की जाती है तथा DC द्वारा इसकी आपूर्ति के आधार पर अपनी ध्रुवता बदलती है। तो ये थे आपके पार्ट 1 से लेकर के 7 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।